बैक्टीरिया और वायरस, इससे होने वाले रोगों की हमने चर्चा कर ली थी। अब हम तीसरे प्रकार के रोगों की बात करते हैं। चलिए, ये क्या है कि बीच में मेरी स्क्रीन पर कलाकारी लोग करते हैं, तो ये नॉट गुड थिंग। चलिए, मैंने उसको लॉक कर दिया है, अब कोई कलाकारी नहीं करेगा। अब हम तीसरे प्रकार के रोगों की बात करते हैं, मानसिक रोग। आप लोगों ने भी सुने होंगे, व्यक्ति को कोई फीवर नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो दैनिक प्रक्रिया है उसको अच्छे से संपन्न नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, सर आवाज कम आ रही है। ठीक है। आप, अरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है सर। ओके, नहीं, अरुण को भी पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत निकट है मेरे। यस सर, आ आवाज, रही है। यस सर। कैसी आवाज आ रही है अरुण? सर अच्छी आ रही सर। अच्छा, ओके। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण थोड़ी हल्की आवाज हो सकती है, पर फिर भी अ, अपन करते हैं बात। और थोड़ा सा मैं माइक को अपने पास में ले आता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ी अच्छी आवाज आएगी। तो हम बात नहीं करते सर, क्लियर आ रही हो तो। हैं, ओके। तो हम मानसिक रोगों की बात करते हैं। मानसिक रोग में सबसे पहला रोग जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, इसे अपन कहते हैं न्यूरोसिस। इस न्यूरोसिस का एक और नाम है, इसको अपन कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से उसका कोई मन का काम नहीं हो पाता, या वो जो कुछ करना चाह रहा है वो उसमें असफल हो जाता है, या कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, इस स्थिति को हम कहते हैं डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो है, वो जब डिप्रेशन जो है, जब ये बहुत अधिक हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है, तो इस रूप को हम कहते हैं न्यूरोसिस। क्या कहते हैं? न्यूरोसिस। यानी डिप्रेशन की और अधिक तीव्र स्थिति जो है वो कहलाती है न्यूरोसिस। क्या होता है इसमें? अत्यधिक भावुकता में, किसी भी कारण से उसे व्याकुलता हो जाए, भावुकता हो जाए, वो बहुत अधिक संकोची हो जाए, उदासी हो जाए, या कोई काम जिसमें उसका मन नहीं लग रहा है, उस काम को करने का उस पर दबाव हो। वो दबाव दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसके पारिवारिक रूप से दबाव हो, उसके माता पिता का, या बाहरी कोई दबाव हो, या पारिवारिक अंकुश, यानी वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन घर वाले उसे नहीं करने दे रहे हैं, परिवार वाले उसे नहीं करने दे रहे हैं। इन सब स्थितियों के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न हो जाता है? न्यूरोसिस उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूरोसिस। और व्यक्ति जो है, उसे कोई फीवर नहीं आता है, कोई सर्दी नहीं होती, जुकाम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो इतना शिथिल हो जाता है, एकदम अकेला जैसा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, किसी से बात नहीं करता है। ये सब जो स्थितियां होती हैं, ये स्थितियां जो हैं वो कहलाती हैं न्यूरोसिस। अब इसका क्या उपचार है? इसका उपचार है
कि इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट ट्रीटमेंट होता है। जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए मानसिक हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर उनको ले जाया जाता है और एक निश्चित मात्रा का, एक निश्चित प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो उनको विद्युत धारा उपचार, इलेक्ट्रिक करंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण से उसको काफी आराम मिलता है। दूसरा कि इस जब न्यूरोसिस किसी को हो जाता है तो क्या किया जाता है, उसको प्रति अवसादक और प्रशांतक ट्रांसफ्यूजिलाइजर जो औषधियां होती हैं वो न्यूरोसिस के उपचार के लिए उसको दी जाती हैं, ताकि उसका जो डिप्रेशन है वो उससे बाहर आ सके। दूसरा, जो ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा न्यूरोसिस का, लेकिन एक नाम जो मानसिक रोग में आता है इसे अपन कहते हैं, और आपने बहुत अधिक सुना होगा इसके बारे में, मिर्गी। लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अरुण, सुना है मिर्गी के बारे में? जी सर। तो ये मिर्गी जो है वो क्या है, मानसिक रोग है। क्या है? मानसिक रोग है। क्या होता है ये मिर्गी या एपिलेप्सी के रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर में अनियमित रूप से पेशियों की ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, उसका शरीर अकड़ जाता है। अपन उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं, शरीर का अकड़ना। ये असल में शरीर का अकड़ना नहीं होता, उसके शरीर में काम करने के लिए, इन अंगों को चलाने के लिए जो पेशियां होती हैं, इनमें क्या होता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, वो व्यक्ति किसी भी स्थान पर मूर्छित होकर के क्या हो जाता है, बेहोश होकर के गिर जाता है। कारण क्या है इसका? इस मिर्गी या एपिलेप्सी का क्या कारण है? इसका कारण है जो मस्तिष्क है उसमें ट्यूमर का निर्माण हो जाए, उसके कारण से मिर्गी का मानसिक रोग हो जाता है। दूसरा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा हो जाए, इरेगुलर हो जाए, अनियमित हो जाए, अनियमितता आ जाए उसमें। या कभी कभी ये जो मिर्गी या एपिलेप्सी का रोग है ये वंशागतिक, क्या होता है, वंशागतिक होता है। ठीक है, उसका भी एक कारण होता है। उसके अलावा मदिरापान और कुपोषण, बहुत अधिक मात्रा में मदिरापान करना, शराब पीना, या व्यक्ति को जो पोषण युक्त पदार्थ होते हैं, वो जो भोजन होता है उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा पूर्ण ना हो, उसे भोजन जो है वो कम मात्रा में मिले, इस कारण से भी क्या होता है, मिर्गी या एपिलेप्सी रोग हो जाता है। या मिर्गी इनमें से कोई भी ना हो तो क्या होता है, बचपन में बाल्यावस्था के अंतर्गत अतिशय पारिवारिक अंकुश हो, असुरक्षा की भावना, तो अपने आप को बहुत भयभीत महसूस करे बचपन में ही, या उसके साथ अन्याय या भेदभावपूर्ण व्यवहार हो, कि उसके साथ और बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, उनको बहुत अच्छा खाना मिले, उनको सब अच्छे से बात करें, और उसके साथ ऐसा ना करें, तो क्या होता है, तो इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं पारिवारिक अंकुश के कारण से, या व्यक्ति अपने आप को बहुत डरा सा महसूस करे, बहुत असुरक्षा की भावना उसमें आ जाए, अन्याय या भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है बाल्यावस्था में, तो ये क्या होता है, व्यक्ति के अंदर मिर्गी या एपिलेप्सी नामक जो मानसिक रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो रोग है उसकी हम बात करते हैं। ये तीसरा जो रोग है ये है साइकोसिस। ये साइकोसिस जो होता है वो मनुष्य में दो प्रकार का होता है। क्या होता है, मनुष्य में दो प्रकार का, ये साइकोसिस जो है वो मनुष्य में दो प्रकार का होता है। ये मैं ऑल सब लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ। अपन बाद में जब अपनी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, या नेक्स्ट क्लास में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि पिछली क्लास में जो प्रॉब्लम है उन्हें आप मुझे बताइए।
अपन यदि बीच बीच में डिस्कशन करेंगे तो बहुत कम क्लास हो पाएगी, इसलिए पहले क्लास करते हैं, फिर 5 मिनट में हम डिस्कशन करेंगे। तो यह तीसरा जो मानसिक रोग है इसको अपन कहते हैं साइकोसिस। ये 2 प्रकार का होता है मनुष्य में, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो साइकोसिस होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हमेशा वास्तविक जीवन से उसका रिलेशन नहीं रहता, वो कल्पनाओं में जीता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, मैं इतना सक्सेस हो जाऊंगा। और वास्तविक जीवन में वो कोई काम नहीं करता, केवल वो स्वप्न देखता रहता है, दिवा स्वप्न जिसे अपन कहते हैं, या केवल कल्पनाओं में जीता। ये प्रथम अवस्था होती है किसकी, साइकोसिस की। और दूसरी अवस्था जो है, द्वितीय अवस्था, इसे अपन कहते हैं अनुरागी साइकोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो स्थिति है ये डिप्रेशन, अवसाद या मायूसी जैसी स्थिति में को कहते हैं। व्यक्ति जब अवसाद, डिप्रेशन जिसे अपन कहते हैं, बहुत मायूस हो जाता है, यानी उसको लगता है कि अब तो मेरा कुछ होना ही नहीं है, मेरा जीवन तो बेकार हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो स्थितियां होती है इसको अवसाद, मायूसी या डिप्रेशन, ये एक जैसी टर्में हैं और इनके लक्षण लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। जब ये थोड़े से कम होते हैं तो इसको अपन अवसाद कहते हैं, थोड़े और बढ़ जाते हैं तो इसको मायूसी कहते हैं, और ये बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो डिप्रेशन। ये इस अवसाद का ही जो इंग्लिश टर्म है वो डिप्रेशन है। और इससे पहले हम न्यूरोसिस पढ़ चुके हैं, ये इसकी तीव्रतम स्थिति थी। तो दूसरी जो है वो है अनुरागी साइकोसिस। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो इस स्थिति में होता है, किस स्थिति में, अवसाद, मायूसी और डिप्रेशन की स्थिति में होता है, और कोई भी कितना भी प्रयास करे वो इस स्थिति से बाहर नहीं आना चाहता है। मतलब लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इससे मुक्त नहीं होना चाहता, वो जानबूझ करके कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहता, वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको अपन साइकोसिस की द्वितीय अवस्था कहते हैं, अनुरागी साइकोसिस। ये जो हमने पढ़े इनका जो कारण है, कारण पहले हम कारण पढ़ लें फिर हम उपचार पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है कि न्यूरॉन्स के मध्य सिनेप्सिस पर एसिटिल कोलिन की मात्रा में असंतुलन। कक्षा 10 में और कक्षा 11 में भी जब जब हमने शरीर में संतुलन की बात की है, मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की बात की है, तो हमने ये बताया है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिसे अपन कहते हैं न्यूरॉन्स, ये हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं और एक जाल निर्मित करती हैं। और एक जो तंत्रिका कोशिका है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के बिल्कुल पास में पाई जाती है, लेकिन वो एक दूसरे से टच नहीं होती, एक दूसरे के पास में पाई जाती है लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती, थोड़ी सी दूर होती है। और वो दूर का, दोनों का जो एक का अंतिम वाला हिस्सा और दूसरी का पहले वाला हिस्सा, डेंड्राइट्स और जो एंड नोड होती हैं, उनकी दोनों की बीच की जो स्थिति होती है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। अब एक न्यूरॉन से या तंत्रिका कोशिका से जो संवेग आते हैं, जो सूचनाएं आती हैं, वो दूसरी तक अगर कांटेक्ट में होती है, एक दूसरे से संपर्क में होती है तो डायरेक्ट हो जाता। लेकिन ये जो संवेग आते हैं वे एक से दूसरी में एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा संचरित होते हैं। इस पदार्थ को अपन कहते हैं एसिटिल कोलिन। ये एक निश्चित मात्रा में निकलता है, लेकिन जब इसकी मात्रा कैसी हो जाए, असंतुलित हो जाए, असंतुलन पैदा हो जाए उसकी मात्रा में, तो क्या होता है, साइकोसिस जैसी स्थिति आ जाती है। दूसरा कि व्यक्ति को क्षय रोग हुआ हो, हमने पढ़ा है क्षय रोग जो है कौन बताएगा, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? कोई भी एक जन माइक अनम्यूट करके बताएंगे। टीवी, टीवी हमने पहले पढ़ा है, बैक्टीरिया और वायरस 2 प्रकार के रोग हम पढ़ चुके हैं। तो ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? चलिए कोई बात नहीं, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जब इस रोग का प्रभाव मस्तिष्क तक हो जाए बहुत अधिक, तो उसके कारण से क्या होता है कि ये साइकोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या
डायबिटीज हो व्यक्ति को, डायबिटिक हो व्यक्ति, या सिर में चोट लगी हो, किसी भी कारण से गिर गया हो या किसी भी कारण से कहीं टकरा गया हो, उसके कारण से उसके सिर में चोट लगी हो, या उसको हाई ब्लड प्रेशर हो, इन सारी स्थितियों के कारण से भी साइकोसिस क्या होता है कि जो मानसिक रोग है वो उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है। क्या ट्रीटमेंट है इसका? इसका ट्रीटमेंट है वही इलेक्ट्रिक करंट ट्रीटमेंट या प्रति अवसादक औषधियां जो हैं वो साइकोसिस के उपचार में उल्लेखनीय कार्य करती हैं। जब आप मेंटल हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को लेकर के जाएंगे तो डॉक्टर उसको इलेक्ट्रिक करंट ट्रीटमेंट देगा और साथ साथ में उसको क्या दे देगा, प्रति अवसादक और दवाइयां जो हैं वो उसको दे देगा ताकि उसको लाभ प्राप्त हो। तो ये जो हमने पढ़े ये थे मानसिक रोग। तो अब तक हम 3 प्रकार के रोग पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा जीवाणु से होने वाले रोग, दूसरा हमने पढ़ा विषाणु से होने वाले रोग, और तीसरा हमने पढ़ा मानसिक रोग। अब हम चौथे रोगों की बात करते हैं। ये है प्रोटोजोआ जनित मानव रोग। प्रोटोजोन से होने वाले मानव रोग। देखिए जो प्रोटोजोआ ग्रुप है उसमें जो वर्ग हैं वह सीलिएटा जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रोटोजोआ है वो आता है सीलिएटा वर्ग में। ठीक है, और इस रोग का स्थल जो है जहां पर ये रोग उत्पन्न करता है, रोग कारक पहुंच कर, वो है बड़ी आंत। और बड़ी आंत का कौन सा भाग? कोलन भाग। कोलन, सीकम, रेक्टम, कोलन, ये 3 भाग पढ़ते हैं हम बड़ी आंत में। उसका जो कोलन वाला भाग है उसमें ये जो रोगजनक है वो पहुंचता है और क्या करता है, सीधे सीधे शब्दों में हम पढ़ लें तो ये व्यक्ति को पेचिस उत्पन्न करता है। पेचिस को समझे, एक होता है हमने पढ़ा है डायरिया जिसमें दस्त लगते हैं व्यक्ति को, और एक होता है कि वो उसके दस्त के साथ क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड मिक्स, उसको दस्त लग जाते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पेचिस। ठीक है, तो ये जो इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है बेल्डिटियम कोलाई। बेल्डिटियम कोलाई, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये बेल्डिडियोसिस या बेल्डिडियस, ये जो रोग कारक है इसका नाम इस रोग में आया हुआ है। तो आपको कभी ये मान लीजिए वर्ग नहीं दिया है और ये रोग दिया है तो आप इस रोग के द्वारा इस रोग जनक का पता लगा सकते हैं। अगला जो है बी वर्ग, इसको अपन कहते हैं स्पोरोजोआ। क्या कहते हैं, स्पोरोजोआ। इसमें जो प्रोटोजोआ, इस वर्ग में जो जीव पाए जाते हैं, रोग कारक पाए जाते हैं, वो है आइसोस्पोरा होमिनिस। दूसरा प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। मलेरिया उत्पन्न होता है इससे, ये मादा एनाफिलिस के द्वारा संचरित होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये भी किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलिस के द्वारा ही व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जाता है। अगला जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और छठा पांचवा है इसी ग्रुप का, वो है प्लाज्मोडियम ओबेल। ये जो पहला वाला है आइसोस्पोरा होमिनिस, इसका रोग स्थल क्या है, छोटी आंत की एपिथीलियम। क्या है, छोटी आंत की एपिथीलियम।
छोटी आंत की जो एक लेयर होती है एपिथीलियम लेयर, उस पर इसका संक्रमण होता है और वहां जाकर के ये रोग उत्पन्न करता है। और क्या होता है इससे? छोटी आंत में डायरिया। क्या होता है? छोटी आंत में डायरिया, यानी व्यक्ति को क्या लग जाते हैं? दस्त लग जाते हैं। लेकिन उसका वो किस कारण से होते हैं? छोटी आंत की जो एपिथीलियम है उसमें आइसोस्पोरा होमिनिस की क्या बन जाती है? सिस्ट बन जाती है और वहां पर वो अपनी वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को डायरिया हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ये क्या होता है? मलेरिया से होता है। प्लाज्मोडियम हेल्सीफेरम, इससे भी क्या होता है? मलेरिया होता है, कार्टन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई माइल्ड टर्शियन मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये जितने भी हैं, बाइवेक्स, फेल्सीफेरम, मलेरियाई, ओवेल, इन सब का संक्रमण जो होता है, जहां पर जाकर के ये प्रभावित करते हैं, वो होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लिवर। और आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ये जितने भी हैं ये सब जाकर के कहाँ रोग शुरू करते हैं? यकृत में और आरबीसी में। और इन सब का जो फैलाव होता है वो किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। और इसीलिए बरसात में सबको ये सलाह दी जाती है, बल्कि साल भर के लिए सलाह होती है कि अपने आसपास कहीं पर भी बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो एनाफिलीज है इसके जो लार्वा जो होते हैं वो हमारे आसपास जो पानी इकट्ठा होता है, स्वच्छ पानी, उसमें उत्पन्न होते हैं। और हमारे घर के आसपास बहुत सारे उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? वो हमको काटेंगे और काटेंगे तो ये जितने भी प्रोटोजुआ हैं, स्पोरोजुआ के, उन सब का क्या होगा? हमारे शरीर में वो पहुंच जाएंगे और हमको क्या करेंगे? रोग उत्पन्न करेंगे। अब तीसरा जो ग्रुप है इसे अपन कहते हैं राइजोपोडा। ठीक है, आपने सुना होगा एंटमीवा कोलाई, और दूसरा है एंटमीवा हिस्टोलाइटिका। ये राइजोपोडा के दो प्रोटोजुअन्स हैं जो रोग जनक होते हैं, रोग कारक होते हैं। कोलन में मैंने बताया था आपको, कोलन, सीकम और रेक्टम, ये तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। उसके कोलन वाले भाग में ये राइजोपोडा ग्रुप के एंटमीवा कोलाई और एंटमीवा हिस्टोलाइटिका ये जाकर के क्या करते हैं? वहां पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं, सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, उसमें अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि आंत से संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं। अमीवाइसिस हो जाता है या अमीबिक पेचिस हो जाती है। मैंने बताया पेचिस वो स्थिति है जिसमें मल के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पेचिस कहते हैं। ठीक है, और व्यक्ति को मोशन डिलीवर करने में भी बहुत परेशानी आती है। इस प्रकार की जो स्थितियां होते हैं उसको अपन कहते हैं आंतरिक असामान्यताएं। इसके अलावा इसी ग्रुप का, ये राइजोपोडा ग्रुप का एक और जो कारक जो जीव है वो है एंटमीवा जिंजीवेलिस। एंटमीवा जिंजीवेलिस क्या होता है ये? इसके कारण से पायरिया, जिसे अपन कहते हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो पायरिया, वो हो जाता है। और क्यों होता है ये इसलिए होता है कि दांतों के बीच में जो मेल फंसा रहता है उसमें ये जो एंटमीवा जिंजीवेलिस है ये पहुंच जाता है। और इसके कारण से क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। और ये जो रोग है ये जो किस होता है या बर्तनों, गंदे जो बर्तन होते हैं जिनमें गंदगी लगी रहती है, अच्छे से साफ नहीं होते, और वो गंदगी जो होती है उसमें एंटमीवा जिंजीवेलिस जो होता है वो पहुंच जाता है, संक्रमण कर लेता है। और उसके द्वारा उन्हीं बर्तनों में जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे मुंह में पहुंच जाता है और दांतों के मेल में अपनी वृद्धि करता है और मसूड़ों में घाव उत्पन्न कर देता है। जो दांत और मसूड़े जो जहाँ पर एक दूसरे से संपर्क में होते हैं वहां से खून रिसता है।
ऐसी स्थिति होती है। यह संक्रमण इसका इसके द्वारा होता है। तो ये जो राइजोपोडा के 3 है अमीबा से संबंधित रोग, इनमें 2 जो होते हैं वो कोलन वाले भाग में होते हैं, और एक जो होता है वो कहाँ होता है, दांतों और मसूड़ों में इसके कारण से रोग होता है। अगली हम बात करें तो अगला जो ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटा, यानी इसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, लंबी लंबी, इन्हें अपन कहते हैं फ्लैजिला। और इस चूंकि इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं इन जीवों में चलन प्रचलन के लिए, इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं फ्लैजिलेटा। ठीक है। जियार्डिया इंटेटाइनेलिस पहला रोग है, पहला रोग कारक है। दूसरा है ट्राइकोमोनास होमिनिस। अगला तीसरा है ट्राइकोमोनास बक्केलिस। चौथा है ट्राइकोमोनास टीनेक्स। पांचवा है ट्रिपनोसोमा गैम्बियस। ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियस ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला जीव होता है या इसका रोग। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो जाता है ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियस के द्वारा। यानी आदमी जो है वो ज्यादातर क्या होता है, सोता ही रहता है, निद्रा में ही रहता है, और इस ये होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियस के द्वारा। ठीक है। तो ये जियार्डिया इंटेटाइनेलिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस, ट्राइकोमोनास बक्केलिस, ट्राइकोमोनास टीनेक्स और ट्रिपनोसोमा गैम्बियस, इनके रोग स्थल कौन कौन से हैं। ये जो जियार्डिया इंटेटाइनेलिस है ये छोटी आंत में जाकर के अपनी रोग स्थल बनाता है, यहाँ पर जाकर इसका संक्रमण होता है और डायरिया रोग हो जाता है। छोटी आंत में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से डायरिया उत्पन्न करेगा। फिर है ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये कोलन वाले भाग में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के पहले वाले भाग में, और उसके कारण से डायरिया हो जाता है। फिर ट्राइकोमोनास बक्केलिस, दांत के मेल में, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था एंटामीबा जिंजिविलिस, इसके द्वारा भी पायरिया जैसा रोग होता है। और ये ट्राइकोमोनास बक्केलिस, इसके द्वारा पायरिया होता है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स है, इसके द्वारा भी पायरिया होता है। और ट्रिपनोसोमा गैम्बियस, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव को हम समझेंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो मेरु रज्जु पाई जाती है उसमें एक द्रव भरा होता है, उसको अपन कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। इसमें जाकर के ये अपना संक्रमण करता है। ठीक। और इसके कारण से क्या होता है, व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाता है। ये ट्रिपनोसोमाइसिस ये अफ्रीकन रोग है, इसे निद्रा रोग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पूरे टाइम निद्रा आती है। और इनका संक्रमण कैसे होता है, सिस्ट के द्वारा। सिस्ट के द्वारा ये जो जितने भी पायरिया हमने पढ़े, ऊपर भी हमने एंटामीबा जिंजिविलिस के द्वारा पढ़ा था, ये पायरिया या दांतों से संबंधित या मुंह से संबंधित जो रोग होते हैं वे अक्सर ऐसे व्यक्ति को किस करने से होते हैं जिसको ये रोग पहले से होता है, और उसके द्वारा ये हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में पहुंच जाते हैं, या संदूषित भोजन करने से ये होता है। और ये जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियस है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। सीसी मक्खी जो होती है उसके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। इसके अलावा ट्रिपनोसोमा रोडेशियंस ये रक्त में जाकर के अपना संक्रमण करता है और इससे रोडेशियन निद्रा रोग हो जाता है। ये सैंड मक्खी के द्वारा फैलता है। एक होता है ट्रिपनोसोमा क्रूजाई, गोनेट्स में जाकर के, जैसे कि हम कहें टेस्टीज और जो ओवरी होती है वहां जाकर के अपना संक्रमण करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो रक्त होता है, वहां पर जाकर के अपना संक्रमण करता है। और इसके कारण से क्या होता है कि चगास रोग, ये जो शब्द है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, चगास रोग, इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभार परीक्षाओं में ये चगास रोग भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ये ट्रिपनोसोमा क्रूजाई के द्वारा उत्पन्न होता है।
ठीक है। और ये फ्लेवोटोमस जो अर्जेंटाइटिस जो सैंड मक्खी है उसके द्वारा इस रोग का संचरण होता है। अगला जो है वो है लीशमानिया डोनोमानी। ये लीशमानिया डोनोमानी ये जो है ये लीशमानिया डोनोमानी वो रक्त, ब्लड, लिम्फ, लसिका, यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा। क्योंकि यहाँ पर सब में रक्त का परिसंचरण होता है और रक्त के द्वारा ये जो रोग कारक है ये पहुंच जाता है। और काला आजार हमने जब ऊपर पढ़े थे तो हमने वहां पर एक रोग पढ़ा था, यकृत व प्लीहा का बढ़ जाना। ये जो रोग होते हैं इसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद ये है एक लीशमानिया ब्राजीलियंसिस ब्राजीलियंसिस लीशमानिया ब्राजीलियंसिस। और एक है लीशमानिया इन्फेंटम। ये जो है रोग कारक ये त्वचा पर, स्किन पर जाकर के संक्रमण पैदा करते हैं। और एक है ट्राइकोमोनास, आखिरी ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि मुख और नाक, हमारा जो मुंह होता है और जो नोज होती है उसके अंदर की जो भित्ति होती है म्यूकस, उसमें छाले उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों के यकृत में छाले उत्पन्न हो जाते हैं, या जो वेजाइना होती है वहां पर भी छाले उत्पन्न होते हैं। तो ये इतने सारे रोग हमने पढ़े। इनमें मैंने आपको कुछ रोगों पर विशेष बल दिया, जैसे चगास रोग है या ट्रिपनोसोमा गैम्बियस के द्वारा ये जो निद्रा रोग है, या जिन्हें अपन कहें कि ये पायरिया रोग है। उसके अलावा पेचिस या आंतरिक असमानताएं हैं। ये जो रोग हैं इनको थोड़ा सा हम यदि याद रखेंगे तो हमारी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न आएंगे वो हम अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज हमने दो तरह के रोग पढ़े। एक हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग और दूसरे हमने पढ़े मानसिक रोग। ठीक, अब हमारे पास लगभग 1.5 मिनट का टाइम है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको कुछ पूछना है, ये जो क्लास हुई है इसकी वीडियो में आप तक पहुंचा दूंगा। आप और एक बार बहुत तसल्ली से उसको देख लीजिएगा और उसमें भी जो भी आपको पूछना है उसे एक पेपर पर नोट करके रखिए। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक।